नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। ये जो क्लास हमारी दोस्तों चल रही है वो राजनीति की चल रही है। राज व्यवस्था हम इसमें पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की क्लास हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं दोस्तों, संविधान सभा हम पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के गठन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि हम लोग जो आगे टॉपिक स्टार्ट करें वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। संविधान का जो भाग 1 है, अनुच्छेद जो है वो स्टार्ट कर ले, या फिर संविधान का जो क्रमिक विकास है, संविधान का जो इतिहास है वो हम लोग शुरू करें। तो दोस्तों आप लोगों की जो प्रतिक्रिया मिली, बहुत सारे लोगों की हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी, या फिर आपकी जो प्रतिक्रिया यूट्यूब पे भी हमें मिली हमारी क्लासेस के दौरान, वो प्रतिक्रिया ये मिली ज़्यादातर लोगों की कि सर पहले जो है आप संविधान का इतिहास करवाएं ताकि चीज़ें जीरो से या बेसिक से क्लियर हो जाए। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, वो करने जा रहा हूं भारतीय संविधान का इतिहास। यानी मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूं भारतीय संविधान के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास में हम पढ़ेंगे जो पहला अधिनियम बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम ब्रिटेन सरकार ने बनाए हमारे भारत के संबंध में, वो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं या अधिनियम जो हैं, या मैं पॉलिटी की बात कर लूँ, राज व्यवस्था की बात कर लूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा डीप में करवाया जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक भी चीज़ नहीं छूटे, और आप भी हमारा इसमें सहयोग करें, हमारी मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं उपलब्ध करवाई जाएं। तो आप भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ें, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें आप जैसे लोगों का, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे छोटे भाइयों का, या यूँ कह दूँ हमारे दोस्तों का बहुत बहुत सहयोग है इस मुहिम में। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं। दोस्तों हमने जो पढ़ा था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो भी मेरा दोस्त पहली बार आज इस क्लास में जुड़ा हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जो पीछे वीडियो हैं, इससे पहले 9 जो लेक्चर हमारे लग चुके हैं, 9 जो लेक्चर या 9 जो क्लासें हम पढ़ चुके हैं, उनको जाके देखें ताकि चीज़ें बेसिक से आपको समझ आ जाएं। चलिए दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के इतिहास की। और इतिहास के संबंध में अगर बात करूँ तो पहला जो अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था 1773 में। 1773 में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए जितने भी अधिनियम हैं, अधिनियमों के संबंध में हम बात आज कर रहे हैं। तो पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था 1773 में, और इस अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन से एक्ट के नाम से, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम जानते हैं इसको। क्लियर है। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में क्यों बनाया गया, अगर ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के संबंध में है ये अधिनियम, तो फिर ये अधिनियम 1773 में क्यों बनाया गया, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया था। फटाफट वैसे मैं रिपीट करने जा रहा हूँ संक्षिप्त में, फिर भी जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने पिछली क्लासेस देख रखी हैं वो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं। आपसे जवाब की मैं अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट जवाब देंगे। सबसे पहले फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला जो अंग्रेज आया था भारत मैं अगर बात करूं, सबसे पहला जो अंग्रेज भारत आया था वो कौन आया था। और मैंने आपको स्थापना जो बताई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बताई थी 31 दिसंबर सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 1600 को मैंने कहा था दोस्तों कि कंपनी स्थापित हुई थी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था पहला अंग्रेज कौन भारत आया था। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, जिन्होंने पिछली क्लासेस देख रखी हैं जल्दी से बताइए मुझे पहला अंग्रेज जो वो भारत कौन आया था, कब आया था। मुझे ये भी बताइए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 31 दिसंबर सन 1600 को, इस कंपनी को अनुमति किसने दी थी, एलिजाबेथ ने अनुमति दी थी। ये तो हमने पढ़ा था, एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दी थी। मुझे ये भी बताइए कि महारानी एलिजाबेथ ने जिस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति दी थी, इन कंपनी के जो व्यापारी थे, इन्होंने व्यापारियों ने ब्रिटेन में जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या था, उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, फटाफट कमेंट करके आप बताइए। देखिए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासेस,
वो चीज़ें साथ साथ रिपीट करते चलें। मैं आपके जो जवाब है उनकी उम्मीद रखता हूं कि आप फटाफट जवाब देते चले जाएंगे। जो जो चीज़ें पूछें फटाफट से जवाब दीजिए। जो भी आज पहली बार जुड़ा हुआ है उनको ये पता लगना चाहिए, उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, आपको समझ आ रही हैं। तो फटाफट जिन लोगों ने पढ़ रखा है बताइए मुझे। मैंने आपसे पूछा कि पहला अंग्रेज भारत कौन आया था, स्थल मार्ग से पहला अंग्रेज भारत कौन आया था, ये फटाफट बताइए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जब महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उससे पहले जो व्यापारिक संगठन बना था ब्रिटेन में, जिसका हमने डिस्कस किया था शायद पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में शायद डिस्कस किया होगा, वो बताइए उस संगठन का नाम क्या था, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं उनके साथ साथ चीज़ें क्लियर होती रहें आपके माध्यम से और मुझे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़े, खराब नहीं करना पड़े दोबारा से चीज़ों को रिपीट करके। चलिए, तो मैंने कहा 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही भारत आई तो पहला जो अंग्रेज भारत आया था उसका जिक्र तो आप लोग मुझे करके बताएंगे, अभी उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे जवाब है। लेकिन 1608 में एक व्यक्ति आया था, स्टेफन हॉकिंस। स्टेफन हॉकिंस आया था और स्टेफन हॉकिंस ने, मैंने ये भी बताया था कि 1612 में एक युद्ध जीता था। मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए जिन लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो 1612 में स्टेफन हॉकिंस ने एक युद्ध जीता था, वो किसके साथ युद्ध हुआ था, किससे स्टेफन हॉकिंस जीते थे। और मैंने कहा था इस युद्ध से खुश होकर जहांगीर ने 1613 में स्टेफन हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने का अधिकार दे दिया। और इन्होंने कहाँ लगाई फैक्ट्री? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ये हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे ये भी बताइए फटाफट कमेंट करके जिन लोगों ने पढ़ रखा है, आप ही से वो चीज़ें मैं पूछने जा रहा हूँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ताकि आपका पता लगे कितना अच्छे से आप लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि जो 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, ये पहली फैक्ट्री तो नहीं थी। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, पहली फैक्ट्री तो नहीं थी। इससे पहले भी फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने। वो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया का दक्षिणी जो हिस्सा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। भारत की दक्षिणी हिस्से में जो फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, वो कहाँ लगाई थी? मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। सूरत से पहले कहाँ इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने? फटाफट मुझे बता दीजिए। चलिए, तो मैंने कहा 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री तो नहीं कह सकता, इससे पहले एक उद्योग धंधा स्थापित किया था। अभी दोस्त जवाब देंगे, अगर नहीं भी जवाब आता तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 1613 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई अंग्रेजों ने? सूरत में लगाई। और सूरत कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? गुजरात की बात कर रहा हूँ। यानी गुजरात में अंग्रेजों ने 1612 में अपना उद्योग धंधा स्थापित किया था दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक और व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था, फटाफट मुझे बताइए, 1614-15 के आसपास। 1615 की अगर मैं बात करूं, 1615 में एक व्यक्ति भारत आया था। कौन सा अंग्रेज भारत आया था? फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मुझे बताइए। उससे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं। जो पीछे मैंने प्रश्न पूछे, 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे। पहला प्रश्न क्या पूछा था? मैंने कहा सबसे पहले कौन सा अंग्रेज भारत आया था? तो याद रखिएगा 1599 में एक व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था मिल्टन। जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति भारत आया था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था 1599 दोस्तों। उसके बाद मैंने आपके साथ जिक्र किया, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो व्यापारिक संगठन स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, गवर्नर एंड कंपनी एंड ट्रेडिंग into the East India, into the East India। ये संगठन बनाया गया था। और इसी संगठन से कौन से व्यापारी जुड़े हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये संगठन कब बनाया था? 1599 बनाया था। और इस संगठन बनने के बाद एक अंग्रेज भारत आया था, मिल्टन, भारत में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने के लिए। और उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ क्या करती है? 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति देती है। किसको? वहां के व्यापारियों को। और भारत में नहीं कह सकता मैं, पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति इनको दी जाती है। कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। और मैंने दोस्तों जैसे आपसे प्रश्न पूछा था, मैंने कहा अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पहली फैक्ट्री यहाँ लगाई थी, आंध्र प्रदेश का जगह है
पटनम। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री यहाँ लगाई थी 1611 में, इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन दूसरी फैक्ट्री 1612 में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? सॉरी 1613 करिएगा, यहाँ 1613 में लगाई थी। कहाँ? गुजरात के सूरत में दोस्तों। चलिए 1613 में अंग्रेजी व्यापार यहाँ स्थापित होता है। आगे भी आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं हमारे साथ पहली क्लास से, वो कमेंट करके फटाफट जवाब देते चलिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट या विद्यार्थी, जो दोस्त जुड़े हुए हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी जो चीज़ें हम करवा रहे हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और फटाफट इसको जो वीडियो है इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा एक जो पूरा समूह है वो बना रहे, हमारी जो मुहिम है वो अच्छे से चलती रहे। चलिए दोस्तों 1613 में क्या हुआ, यहाँ पे व्यापार स्थापित किया गया। और 1613 के बाद मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था 3 मुख्य जगह अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। कौन सी जगह आ गई थी? मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा कर ली थी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक जगह है, गुजरात की यहाँ एक जगह है जिसको हम मुंबई भी कहते हैं। बम्बई उस समय कहा जाता था, मुंबई। मुझे बताइए फटाफट कि मुंबई पे अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? यहाँ एक जगह है मद्रास, जिसको वर्तमान में हम चेन्नई या तमिलनाडु के नाम से भी जानते हैं। मद्रास, यहाँ अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? और यहाँ एक जगह है बंगाल, यहाँ अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए मुंबई का, मुंबई जो है, मुंबई पे अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? मद्रास पे अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? और कहीं ना कहीं बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था दोस्तों? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। कितने लोग मुझे जवाब देते हैं, देखता हूं कि कितने लोग जो हैं वो लगातार स्टडी से जुड़े हुए हैं। फटाफट बताइए अंग्रेजों ने जो अधिकार किया था मुंबई पे कब किया था? उससे पहले मैं बंगाल का जिक्र कर देता हूं। बंगाल में मैंने आपको बताया था दोस्तों 1651 में एक उद्योग धंधा स्थापित किया था यहाँ पे, हुगली नदी के क्षेत्र पे अंग्रेजों ने, वहीं से इनका अधिकार यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद 1651 के बाद में मुख्य अगर बात करूं तो मैं 1698 की बात कर सकता हूं। 1698 में बंगाल के 3 क्षेत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पहली या दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था। सुल्तानती कोलकाता व गोविंदपुरा नाम के क्षेत्र जो है वो यहाँ आ गए थे, और किसके अधीन आ गए थे? अंग्रेजों के। और 1700 में इन्होंने कलकत्ता को क्या कर दिया? बंगाल की एक जगह थी कलकत्ता को इन्होंने क्या कर दिया? कलकत्ता को अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी घोषित किया था, प्रेसिडेंसी घोषित किया था। फटाफट मुझे जवाब देके बताइए, फटाफट मुझे जवाब दीजिए और बताइए कि कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? फटाफट मुझे बताइए, ये भी शायद हमने डिस्कस कर रखा है। मद्रास की बात करूं तो मद्रास की मैंने बात कर दी दोस्तों लगभग 1631-32 के आसपास। 1631-32 में मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था फ्रांसिस डे ने इस मद्रास को क्या लिया था? लीज पे ले लिया था, और लीज पे लेने के बाद यहाँ पे एक फोर्ट स्थापित किया था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज, और यहाँ से इनका अधिकार हो गया था अंग्रेजों का किसके ऊपर? मद्रास के ऊपर दोस्तों। चलिए ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं बात करूँगा इनके बारे में, मैंने पहले ही आपके सामने रिपीट कर दी, इसलिए बात नहीं करूँगा ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर जो दोस्त नए पहली बार देख रहे हैं, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही हो इन चीज़ों को समझने में, तो वो एक काम करें, वो जो प्लेलिस्ट में पहले की जो क्लासेज हैं, पहली दूसरी तीसरी क्लासेस 9 तक जो क्लासेस पढ़ी हैं प्लेलिस्ट में, उनको देख लें, चीज़ें आपको बहुत बेहतर से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक घटना के बारे में बताया था। 1661 की बात करी थी मैंने। आपको पता होगा पुर्तगाली जो राजकुमारी थी कैथरीन की शादी हुई थी किसके साथ? चार्ल्स सेकंड के साथ। और चार्ल्स को क्या दे दिया गया? मुंबई दहेज में दे दिया गया। और चार्ल्स जो है वो चार्ल्स सेकंड कहाँ के राजकुमार थे? ये राजकुमार थे भैया ब्रिटेन के। कहाँ के राजकुमार थे? ब्रिटेन के। कहने का मतलब 1661 में ब्रिटेन जो है इसके अधीन आ गया। कौन सी जगह आ गई? मुंबई जो है वो इसके अधीन आ गई। मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई किसके अधीन थे? पहले पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन की शादी किसके साथ हुई? चार्ल्स के साथ। चार्ल्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के। यानी कहने का मतलब ये किसके अधीन आ गया? मुंबई 1661 में कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अधीन आ गया। क्यों? क्योंकि चार्ल्स जो है इन्होंने जो ये मुंबई है वो किराए पे दे दिया था। किसको किराए पे दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका जिक्र भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं।
चलिए दोस्तों, मैंने कहा आपको कि 1661 की मैं बात करूं या 1700 की मैं बात करूं, तो 1700 तक आते आते तीन मुख्य भारत के जो क्षेत्र हैं, बंगाल की बात करूं, मुंबई की बात करूं या मद्रास की बात करूं, वो किसके अधीन आ गए थे? भारत के अधीन, ब्रिटेन के अधीन आ गए थे। जैसे आगे की अगर मैं बात करूं, आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हुआ क्या कि तीन क्षेत्र, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, तीन क्षेत्र, कौन कौन से तीन क्षेत्र? दक्षिण भारत के तीन क्षेत्र जो हैं, कहीं ना कहीं बंगाल किसके अधीन आया? अंग्रेजों के, ठीक है। मद्रास भी किसके अधीन आया? अंग्रेजों के। और यहां जो जगह थी मुंबई भी किसके अधीन चला गया? अंग्रेजों के। मैंने आपको दोस्तों जिक्र किया था कि जब 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी भारत आई थी, तो कंपनी का जो जितने भी मामले हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के पास थी, जिसे आप क्या कह सकते हैं? गवर्नर। क्या कह सकते हैं? गवर्नर। और गवर्नर बनने के लिए कोई व्यक्ति गवर्नर बनता, उसको कंपनी में कितने पाउंड लगाने पड़ते थे? 500 पाउंड लगाने पड़ते थे। इसका भी जिक्र किया था। और गवर्नर के साथ साथ आप उप गवर्नर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, उप गवर्नर भी हुआ करता था। गवर्नर या उप गवर्नर बनने के लिए 500 पाउंड लगाने पड़ते थे। गवर्नर उप गवर्नर कहाँ बन गए थे? 31 दिसंबर 1600 को बन गए थे। व्यापारिक जितनी भी गतिविधियां करती है कंपनी, उसकी देखरेख के लिए कौन व्यक्ति होता था? गवर्नर। अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी यहाँ भी क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। यहाँ भी क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। यहाँ भी क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। यानी व्यापार कर रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी ने यहाँ भी क्या किया होगा? एक अपना गवर्नर बनाया होगा। यहाँ भी कंपनी ने अपना क्या बनाया होगा? गवर्नर बनाया होगा। यहाँ भी कंपनी ने अपना क्या बनाया होगा? गवर्नर बनाया होगा। यानी मैं अगर बात करूँ 1700 तक की, तो 1700 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूँ, तो कंपनी ने इन तीनों जगहों पे, कहाँ? बंगाल पे, मद्रास पे व मुंबई पे अपना एक एक प्रतिनिधि जो है वो गवर्नर के रूप में नियुक्त कर रखा था। गवर्नर क्या करता था? सभी व्यापारिक गतिविधियों को देखता था। यानी 1700 तक अगर मैं बात करूं, तो गवर्नर के पास किसी तरीके का विधि निर्माण करने का अधिकार नहीं होता था। विधि निर्माण करने का अधिकार कहीं ना कहीं किसके पास होता था? मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एक बोर्ड होता था, BOD, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने सदस्यों का होता था? 24 सदस्यों का। और इन्हीं 24 सदस्यों में से गवर्नर व उप गवर्नर भी बनाया जाता था। कहीं ना कहीं 1700 से पहले जितने भी कानून बनाए जाते थे कंपनी के संबंध में, वो कानून बनाने का जो अधिकार होता था वो किसके पास होता था? BOD के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते थे, कहां से होते थे, इसका भी हम डिस्कस बहुत अच्छे से पहले कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हुआ क्या? 1700 तक, या मैं कह दूं लगभग 1725 तक इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका जो एक बोर्ड था 24 सदस्यों का, ये बोर्ड क्या करता? सारे रूल बनाता था। और रूलों को फॉलो कौन करवाते थे? गवर्नर फॉलो करवाते थे। गवर्नर का काम केवल व्यापारिक चीजों को ध्यान में रखना होता था। लेकिन हुआ क्या, अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं वर्कलोड, या मैं कह सकता हूँ कार्यभार भी बढ़ता गया, है ना। तो बार बार छोटी छोटी चीजों को लेकर बदलाव करना पड़ता। तो गवर्नर को किसके पास कहीं ना कहीं जाना पड़ता था? BOD के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो हुआ क्या कि 1726 में एक अधिनियम बनाया गया। 1726 का एक अधिनियम बनाया गया, और 1726 के अधिनियम के माध्यम से तय किया गया कि अब के बाद जो रूल बनाने हैं बंबई पे या मद्रास पे, या फिर अगर मैं करूं बंगाल पे, मुंबई, मद्रास पे, बंगाल पे, अब जो रूल बनाएंगे ना, वो कौन बनाएंगे? गवर्नर बनाएंगे। यानी 1726 के एक अधिनियम के तहत, 1726 के एक अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि अब इस अधिनियम के तहत क्या तय किया गया? इस अधिनियम के तहत तय किया गया कि चाहे बात कर लें आप मुंबई की, चाहे आप बात कर लें बंगाल की, और चाहे आप बात कर लें मद्रास की, इन तीनों गवर्नरों को अपने अपने क्षेत्र में क्या करने का अधिकार है? विधि बनाने का अधिकार है। विधि यानी कानून बनाने का अधिकार है। यानी 1726 के बाद मद्रास के गवर्नर को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, और मुंबई के गवर्नर को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जो है, ध्यान रखिए, गवर्नर नाम से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। गवर्नर को मैं हमारी भाषा में, यानी आपको समझाने के लिए, गवर्नर के लिए अगर मैं राज्यपाल शब्द का प्रयोग करूं तो भी गलत नहीं है। गवर्नर के लिए कहीं ना कहीं
राज्यपाल शब्द का प्रयोग करूं तो भी गलत नहीं है। राज्यपाल कैसे? राज्यपाल इस तरीके से, क्योंकि इन गवर्नर की जो मेन जो सत्ता थी, यानी गवर्नर क्या काम करेंगे इनको निर्धारित तो कौन करता था? बीओडी, डायरेक्टर। गवर्नर तो केवल इन क्षेत्रों के ऊपर एक राज्यपाल की तरह कार्य करते थे, ठीक है, वहां रूल लागू करवाया करते थे बस। लेकिन रूल कहां से बन के आते थे? बीओडी से। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर लिया 1726 में अपने अधिकार जो है, कुछ अधिकार किसको दे दिए? गवर्नर को, और कहा कि अब आप क्या कर सकते हैं? विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। क्लियर है? मद्रास, मुंबई में बंगाल के तीनों गवर्नरों को विधि बनाने का अधिकार 1726 में दे दिया गया। और जैसे 1726 में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, और आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि काफी सारी शक्तियां भी गवर्नर के पास इन अधिकारों के साथ साथ आ गई थी। विधि बनाने के अधिकार के साथ काफी सारी शक्तियां आ गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जिक्र किया था, इसके बाद जो है गवर्नरों ने क्या करा, या मैं कह दूं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति जो शुरू करी, अपने राज्य को फैलाना शुरू करा। और इनके राज्य को फैलाने का जो श्रेय है वो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 घटनाओं को जाता है, वो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। दोबारा डिटेल में उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में चर्चा उनकी शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूं। ब्लैक हॉल की घटना मैंने आपको बताई थी, ब्लैक हॉल की घटना 1756 की घटना। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लासी का युद्ध 1757। और उसके बाद मैंने बताया था आपको बक्सर का युद्ध 1764। और बक्सर के युद्ध के बाद मैंने क्या बताया था आपको? इलाहाबाद की संधि मैंने आपको बताई थी। अब फटाफट मुझे ये बता दीजिए, जितने भी लोगों ने पहले क्लासेस देख रखी हैं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्ट डेट बताइए, ब्लैक हॉल की घटना कब की बात है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट बतानी है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और इलाहाबाद की संधि जो है वो हुई थी 1765 में। क्लियर है? मुझे 3 जो घटनाएं मैंने बताई, एक ब्लैक हॉल, दूसरा प्लासी का युद्ध और तीसरा बक्सर का युद्ध, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले पीछे के लेक्चर्स में, पीछे की वीडियोस में, पीछे की क्लासेस में, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए प्लासी का ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। मुझे ये भी बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। और मुझे ये भी बताइए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप फटाफट जवाब देंगे। जिन भी लोगों ने ये पढ़ रखा है फटाफट मुझे बताइए। तो 1765 की संधि के बाद क्या हुआ? 1765 की संधि के बाद मैंने कहा था 1772 तक आते आते आपकी जो EIC है वो क्या हो गई? दिवालिया हो गई। और दिवालिया होने का कारण मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। EIC जो है वो क्या हो गई? दिवालिया हो गई। और दिवालिया होने का कारण मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हुई, तो दिवालिया होते ही 1772 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1773 की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। अगर मैं यहाँ PM की बात करूं ब्रिटेन की 1773 में, तो कौन थे? जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ ने क्या करा? एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। किसका? सीक्रेट कमेटी का गठन किया। सीक्रेट कमेटी का मतलब यह है कि एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो कमेटी क्या करे? जांच करे कहीं ना कहीं, जो कमेटी कहीं ना कहीं क्या करे? जांच करे। किस चीज की जांच करे कमेटी? कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दिवालिया कैसे हुई। तो जब जांच करी गई तो दोषी किसको पाया गया? इस कमेटी ने दोषी किसको बताया? कंपनी के कर्मचारियों को। दोषी किसको बताया? कंपनी के कर्मचारियों को। कहीं ना कहीं दोष किसका है? कंपनी के कर्मचारियों का है, क्योंकि ये कंपनी के साथ ही क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इसीलिए 1772 में जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने कहा भैया आज के बाद कंपनी जो भी व्यापार करेगी उस व्यापार में हमें नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इस तरीके से कंपनी आगे भी दिवालिया हो जाएगी। अगर इस तरीके से कार्य रहेगा तो हम आज के बाद जो कार्य करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि कंपनी को चलाएंगे। हम कंपनी को चलाने के लिए क्या देंगे? लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि हम कंपनी को, अगर कंपनी आपकी दिवालिया हो गई तो कंपनी को चलाने के लिए हम क्या देंगे? ब्रिटेन सरकार क्या देगी? ऋण। लेकिन ब्रिटेन सरकार ऋण तभी देगी अगर
अब के बाद यानी 1772 के बाद कंपनी के संबंध में सारे रूल बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं किसका सदस्य होता है? संसद का। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को या ब्रिटेन की संसद को अगर रूल बनाने का अधिकार दे दिया जाए तो हम कंपनी का जो दिवालियापन है उसको दूर करेंगे, हम उसको ऋण देंगे, आगे भी कंपनी चलाई जाएगी। कंपनी के जो सदस्य थे वो इस बात के लिए सहमत हुए कि श्रीमान आप हमें क्या दे दीजिए? ऋण दे दीजिए, हमें कंपनी चलानी है। आप चाहें तो आज के बाद रूल कौन बना सकता है? ब्रिटेन की संसद बना सकती है। वो यूँ दोस्तों कि यहीं से हमारे जो भारतीय संविधान के संबंध में अधिनियम शुरू होते हैं। 1773 में जितने भी कंपनी से संबंधित मामले थे, कंपनी के संबंध में जितने भी मामले थे, पहली बार ऐसा हुआ कि 1773 में कंपनी के समस्त मामलों के ऊपर रूल बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? ब्रिटेन की संसद को। और जो पहला रूल बनाया गया वो बनाया गया 1773 में। और इसी रूल को हम रेगुलेटिंग एक्ट के मतलब नाम से जानते हैं। और रेगुलेट का मतलब ही क्या होता है? रेगुलेट का मतलब ही होता है नियंत्रण करना। यानी कहने का मतलब कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका नियंत्रण 1773 में किसके अधीन आ गया? उसका नियंत्रण ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके बारे में अगर ब्लैक होल की बात करूं तो 20 जून की बात है, ये 23 जून की बात है और ये 17 अगस्त की बात है। 20 जून, 23 जून और 17 अगस्त की ये बात है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कुछ दोस्तों ने जवाब भी दिया। 24 अक्टूबर, यहाँ 24 अक्टूबर करिएगा, 24 अक्टूबर की बात है। 24 अक्टूबर 1764, 23 जून 1757, 20 जून 1756 की ये बात है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के कर्मी के विकास की, तो भारतीय संविधान का कर्मी के विकास यहीं से शुरू होता है 1773 से। 1773 में क्या क्या बदलाव किए गए उनको भी समझना है। अब हुआ क्या कि देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे 3 जगहों पे गवर्नर बनाए गए थे। कहाँ कहाँ गवर्नर बनाया गया भाई? गवर्नर बनाया गया बंगाल में, गवर्नर बनाया गया मुंबई में, गवर्नर बनाया गया मद्रास में। इस अधिनियम के माध्यम से पहला जो कार्य किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से पहला जो कार्य किया गया, होता क्या था? मैंने आपको अभी जैसे बताया था, मैंने कहा भाई यहाँ भी एक बंगाल में भी क्या होता था? गवर्नर होता था। बंगाल का भी क्या होता था? गवर्नर होता था। यहाँ भी क्या होता था? मद्रास में भी क्या होता था? गवर्नर होता था। और यहाँ बंबई में भी क्या होता था? एक वही गवर्नर होता था। इसकी हमने चर्चा करी थी। इन गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार कब दिया गया था? 1726 में। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। सबसे जो पहला कार्य किया गया, सबसे पहला ये कार्य किया गया कि अब जो है ना यहाँ पे 2 संस्थाएं गठित की गई। एक तो संस्था थी ही जिसको हम BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ निदेशक मंडल इनको मैं कह सकता हूँ, निदेशक मंडल इनको कह सकता हूँ मैं। दूसरी जो संस्था गठित की गई वो COP, इसको मैं कह सकता हूं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या, ये रूल बनाया गया कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करेगा? COP। चुनाव कौन करेगा? COP। चुनाव कौन करेगा? COP। क्या पढ़ रहे हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की बात कर रहे हैं। पहला क्या करा गया? पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चुनाव करवाने के लिए किसका गठन किया गया? COP का। फिर ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते थे? मैंने आपको बताया 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? 24 सदस्य हुआ करते थे। जब मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर की हमने बात की थी, 1600 की जब बात की, 24 सदस्य हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, 1600 में यानी पूर्व में अगर बात करूं, 1773 से पूर्व की बात करूं, यानी मैं 1600 की बात करूं, सन 1600 की अगर बात करूं, तो यहाँ इन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होते थे उनका कार्यकाल होता था 1 वर्ष। कितना कार्यकाल होता था? 1 वर्ष कार्यकाल होता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया इस अधिनियम के माध्यम से कि अब कार्यकाल 1 वर्ष नहीं होगा। अब कार्यकाल 1 वर्ष नहीं होगा। अब इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष होगा।
कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष होगा। और 4 वर्ष के साथ साथ ये भी रूल बनाया गया कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इनके जो सदस्य है 1/4 सदस्य क्या हो जाएंगे? 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य क्या हो जाएंगे? प्रति वर्ष में कह सकता हूं सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पहला जो प्रावधान किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में, वो कौन सा प्रावधान किया गया? वो प्रावधान किया गया बीओडी के साथ साथ एक और संस्था और स्थापित की गई जिसका नाम था सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जिसका कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहीं ना कहीं किसके अधीन होता था? ब्रिटेन की संसद के। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य होते? 24 सदस्य। पहले 24 सदस्य जो थे इनका कार्यकाल कितना होता था? 1600 में 1 वर्ष होता था, लेकिन बाद इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि अब इनका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष कार्यकाल होगा और 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया, पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नर या उप गवर्नर बनने के लिए कितने पाउंड लगाने पड़ते थे? 500 पाउंड लगाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ कहा गया कि अब आपको 500 पाउंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी 500 पाउंड से कम नहीं चलेगा। अब इस सीमा को क्या कर दिया गया? इस सीमा को बढ़ा दिया गया। अब कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नर बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को 1000 पाउंड का कंपनी में शेयर धारक होना जरूरी है। यदि कोई 1000 पाउंड का शेयर धारक कंपनी में है तो वो गवर्नर बनेगा, अन्यथा गवर्नर नहीं बनेगा। पहला परिवर्तन तो ये किया गया दोस्तों। दूसरा जो परिवर्तन किया गया, दूसरा परिवर्तन ये किया गया, पहले जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था इसे भी गवर्नर कहा जाता था, मद्रास के गवर्नर को भी गवर्नर कहा जाता था, मुंबई के गवर्नर को भी गवर्नर कहा जाता था। लेकिन यहाँ जो है क्या करा गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, पद नाम बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर का जो नाम है वो बदल दिया गया। मैं कह सकता हूँ बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदला गया। और पद नाम जो बदला गया उसका दूसरा जो नाम किया गया वो कौन सा किया गया भाई? दूसरा नाम बंगाल के गवर्नर को अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर पद का नाम बदला है, गवर्नर पहले गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर पहले क्या था? गवर्नर। गवर्नर पद का नाम बदला गया, क्या करा गया? गवर्नर जनरल करा गया। जनरल करने का मतलब ये कहा गया कि कहीं ना कहीं बंगाल का जो गवर्नर है विशेष होगा, किससे? इन दोनों गवर्नरों से। अब रूल क्या बनाया गया? अब पहले तो क्या हुआ करता था? मुंबई प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी है और आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों एक ही हुआ अलग अलग हुआ करती थी, सॉरी तीनों अलग अलग हुआ करती थी। यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर और यहाँ भी गवर्नर। लेकिन अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब कि मुंबई व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किस तरीके से? इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है ये तो आपका है बंगाल का गवर्नर जनरल। ये क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये जो है आपके, ये क्या है? गवर्नर है। एक गवर्नर आपका किसका है? मद्रास का। एक गवर्नर किसका है? मुंबई का। यानी कहने का मतलब ये कह सकता हूं कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के अधीन क्या किसको कर दिया गया? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसको कर दिया गया भाई? गवर्नर को। गवर्नर को अधीन कर दिया गया। किसके? गवर्नर जनरल के। कौन कौन से गवर्नर को? मुंबई के गवर्नर को, बंबई के गवर्नर को अधीन कर दिया गया और जो आपका यहाँ का मद्रास का जो गवर्नर था इसको भी क्या कर दिया? अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब अगर मद्रास व बंबई के गवर्नर को कोई भी कार्य करना है तो वो कौन किससे अनुमति से करेंगे? बंगाल के गवर्नर से करेंगे। अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा, वो क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। लेकिन मुंबई व मद्रास का जो गवर्नर है उनको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? केवल और केवल गवर्नर ही कहा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया। अब दोस्तों एक बात को समझिएगा, यदि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया? गवर्नर जनरल किया गया, यानी इसके पद को क्या कर दिया गया? इन दोनों क्षेत्रों से बड़ा कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर क्या बढ़ेगा? वर्कलोड भी बढ़ेगा। बंगाल के गवर्नर के ऊपर क्या बढ़ेगा? वर्कलोड भी बढ़ेगा।
कार्य की अधिकता भी बढ़ेगी। अब कार्य की अधिकता बढ़ेगी तो गवर्नर की हेल्प करने के लिए कोई होना चाहिए। क्यों? पहले तो क्या हुआ करता था, पहले तो बंगाल, मद्रास व बंबई तीनों के गवर्नर बराबर ही हुआ करते थे और कहीं ना कहीं संभावना थी कि एक दूसरे गवर्नर से क्या ले ले, परामर्श भी ले ले। लेकिन यहाँ किया गया क्या, यहाँ बंबई और मद्रास को गवर्नर जो थे, इनके जो गवर्नर थे उनको छोटा कर दिया गया कहीं ना कहीं पद के संदर्भ में। किससे? बंगाल के गवर्नर जनरल से। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो एक बड़ा पद है तो कहीं ना कहीं सलाह नहीं लेगा, किससे? बंबई व मद्रास से। इसीलिए क्या करा गया, लेकिन सलाह लिए बगैर काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अब अगर पदनामा बड़ा करा गया है, पद बड़ा है, कार्य भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कार्य है तो कार्यभार भी ज़्यादा होगा। तो गवर्नर जनरल के कार्यभारों को या कार्यभार को संभालने के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण जो अलग जो कार्य किया गया, तीसरा जो कार्य किया गया, यहाँ गवर्नर की परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों? गवर्नर की परिषद का गठन किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है गवर्नर की परिषद का, गवर्नर जनरल की परिषद कहूं तो बेहतर होगा, गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, इस गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे दोस्तों? 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे दोस्तों। एक सदस्य जो था उसका नाम था वार्नेल। दूसरे सदस्य का नाम मानसन। तीसरे सदस्य के अगर नाम की बात करूं तो क्लेवरिंग। और चौथे अगर सदस्य की बात करूं, चौथे सदस्य की अगर बात करूं तो फिलिप फ्रांसिस। 4 सदस्य गवर्नर की परिषद में हुआ करते थे दोस्तों। चौथा जो प्रावधान है वो क्या किया गया? तीसरा प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया ताकि वो गवर्नर जनरल को क्या दे सके? सलाह सुझाव दे सके कानूनों के संदर्भ में। और ये जो गवर्नर की परिषद हुआ करती थी, कितने सदस्यों की हुआ करती थी? 4 सदस्यों की हुआ करती थी। पहले सदस्य वार्नेल, मानसन, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस, 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में हुआ करते थे दोस्तों। अगर बात करूं, अब इनकी अगर बात करी है गवर्नर की परिषद की, तो गवर्नर की परिषद क्या करेगी? गवर्नर की परिषद क्या करेगी? गवर्नर की सहायता करेगी। किसके संदर्भ में? कानूनों के संदर्भ में। कोई भी अगर विधि बनानी है, किसी भी विधि का निर्माण करना है, किसी भी कानून का निर्माण करना है, तो कानून का निर्माण कौन करेगा? गवर्नर की परिषद कानून का निर्माण करेगी। अब अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नर की परिषद कोई काम करती है, तो इसमें कितने सदस्य थे भाई? 4 सदस्य थे। कोई कानून बनाती है और 4 सदस्यों में अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कभी 50% मत एक तरफ हो जाए और 50% मत एक तरफ हो जाए, यानी कोई कानून बनाना है, 2 लोग तो कहें कि हाँ कानून बनना चाहिए और 2 लोग कहें कानून नहीं बनना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में ये था कि अगर गवर्नर जनरल की परिषद में किसी भी विधि को लेकर, किसी भी निर्णय को लेकर कोई दिक्कत आती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ निर्णायक मत देने का अधिकार किसे था? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको हुआ करता था? गवर्नर को हुआ करता था दोस्तों। निर्णायक मत का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर को दिया गया दोस्तों। चलिए यहां तक अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए 3 प्रावधान हमने पढ़े। चौथे अगर प्रावधान की मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है इस एक्ट का जो चौथा प्रावधान था, चौथा प्रावधान ये था दोस्तों कि कंपनी पहले की भांति नहीं करेगी, पहले की तरह नहीं करेगी। कंपनी प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश संसद को, किसको? संसद को। कौन सी संसद को भाई? ब्रिटिश संसद को। कंपनी प्रत्येक वर्ष ब्रिटिश संसद को प्रतिवेदन देगी। प्रतिवेदन का मतलब, कहने का मतलब, जो भी कार्य हो रहे हैं
उनकी डिटेल देगी। सेना के संबंध में, राजस्व के संबंध में या दीवानी, कौन से प्रतिवेदन दिए जाएंगे? प्रतिवेदन 3 प्रकार के, सेना, राजस्व यानी कर, और अन्य भी दीवानी मामले यानी अन्य जो कर से संबंधित या पैसों से संबंधित अन्य जो मामले हैं उनके प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। कौन देगा? कंपनी देगी। किसको देगी? ब्रिटेन की संसद को भी। हम सेना के संबंध में ये कार्य कर रहे हैं, करों के संबंध में हम ये कार्य कर रहे हैं, अन्य जो दीवानी मामले उनके संबंध में ये कार्य हमने कर रखे हैं, ये कार्य चल रहा है। प्रत्येक वर्ष क्या दिए जाएंगे? प्रतिवेदन दिए जाएंगे। इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान माना जाता है, यहाँ से आपके बहुत बार प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक डिस्कस मैंने आपके साथ शायद नहीं किया, वो कर लेते हैं हम लोग। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला जो गवर्नर था, गवर्नर की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गवर्नर की बात कर रहा हूं, गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो यहां लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के गवर्नर की बात करी जाए तो आपको जवाब देना है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल की, किसकी बात करूं? गवर्नर जनरल की। अगर गवर्नर जनरल की बात करूं तो ध्यान की गलत मत कर दीजिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव नहीं था, क्लाइव केवल गवर्नर था। जब गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी पद नाम जब बदला गया था, तो यहाँ एक दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया था। यानी भारत का या मैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करूं तो उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन? याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों में फर्क है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे जो महत्वपूर्ण 5वां प्रावधान था, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। वो प्रावधान क्या था? वो प्रावधान ये था कि इसी अधिनियम के माध्यम से, 1773 के अधिनियम के माध्यम से 1774 में फोर्ट विलियम नामक जो जगह है, फोर्ट विलियम में एक न्यायालय स्थापित किया गया। क्या करा गया? एक न्यायालय स्थापित किया गया। कहीं ना कहीं आप इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1773 के अधिनियम के माध्यम से 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय को आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, लेकिन उस समय इस कोर्ट का नाम सर्वोच्च न्यायालय नहीं हुआ करता, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था। इस न्यायालय को एपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता था। कौन से कोर्ट के नाम से? एपेक्स कोर्ट के नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं इस न्यायालय की, तो इस न्यायालय में उस समय 1774 की बात कर रहा हूं, इस न्यायालय में 4 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें एक न्यायाधीश मुख्य हुआ करता था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुआ करती थी? इस न्यायालय में न्यायाधीश जो हुआ करते थे उनकी संख्या हुआ करती थी 4। न्यायाधीश कितने हुआ करते थे? 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। 4 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश कौन सा हुआ करता था? मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ बने थे उनका नाम था एलिजाह एम्प्रे। एलिजाह एम्प्रे, एलिजाह एम्प्रे मुख्य जो न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या था? एलिजाह एम्प्रे। अन्य 3 न्यायाधीश भी थे। 3 न्यायाधीशों का जो नाम था वो इस तरीके से था। एक न्यायाधीश थे चैम्बर, लॉर्ड चैम्बर आप कह सकते हैं। दूसरे का नाम लॉर्ड लेमेस्टर, लॉर्ड लेमेस्टर। और तीसरे अगर व्यक्ति की मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरे व्यक्ति का नाम आप कह सकते हैं तीसरे व्यक्ति का आप नाम कह सकते हैं लॉर्ड हाइड। लॉर्ड हाइड। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था इंग्लिश सरकार द्वारा, वह न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 4 हुआ करती थी। मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्प्रे, अन्य न्यायाधीश 3 और, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ न्यायाधीशों की संख्या 4 हुआ करती थी। वर्तमान में जहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, कितने न्यायाधीश होते हैं। फिर आगे की हम बात
करेंगे। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, और मुझे ये भी बताना है आपको कमेंट करके। फटाफट मैं आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ। फटाफट मुझे बताइए कि वर्तमान जो संघीय न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसका गठन कौन से अधिनियम के माध्यम से माना जाता है? 1773 के अधिनियम के माध्यम से माना जाता है या किसी और अधिनियम के माध्यम से माना जाता है? फटाफट मुझे बताइए भारत का वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय जो है इसका गठन कौन से अधिनियम से माना जाता है? हमने जो बात करी, यहाँ के 5 प्रावधान हमने पढ़ लिए, 1-2 जो प्रावधान रहे हैं वो पढ़ेंगे आगे की क्लास में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इसी तरीके से आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारी क्लासेस देखते हैं, लाइव क्लासेस देखते हैं, आप कोशिश किया करें कि क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि इस मुहिम से ज़्यादा लोग जुड़े। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इसी बात से बना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपका सहयोग नहीं रहा तो कहीं ना कहीं हमें सिलेबस जो है वो बीच में ही रोकना पड़ेगा। मैं कल की, अगर आपके सामने कल की बात करूं तो कल की बात जो है वो सर ने तो मुझे बोल ही दिया था कि क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ऐसा नहीं हो कि क्लास आपकी बंद हो जाए, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्लास के साथ जुड़ें, ताकि हमारा भी ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या करें, और भी ज़्यादा उनको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कल की क्लास के लिए। धन्यवाद।